एग्ज़ाम क्यों देते हैं? तो एग्ज़ाम कैसा होता है, तो आप लोग बचपन में भी एग्ज़ाम दिए होंगे। बस उसी तरह से होता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ी तरह से अलग लेवल का होता है कि क्या-क्या और कितना नंबर का पूछा जाएगा। देखना है कि कितने विषय का एग्ज़ाम होता है और कितना नंबर का होता है। देखिए टोटल 6 विषयों का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें से 5 ही विषय कंपल्सरी माना जाता है। जैसे मैथ जो आपके 100 अंकों का होगा, उसके बाद इंग्लिश जो आपके 100 अंकों का होगा, उसके बाद साइंस जो आपके 80 अंकों का होगा टोटल, और 20 अंक आपको प्रैक्टिकल द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, वो भी आपका 80 नंबर का एग्जाम परीक्षा होगा, और 20 अंक जो है वो आपको प्रैक्टिकली इसके द्वारा दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में कि क्लास 10th का एग्ज़ाम इस बार 2026 में किस किस तरह से होने वाला है, कैसा होने वाला है। और इसमें बच्चों में कन्फ्यूज़न बहुत सारा रहता है कि हम अगर एग्ज़ाम में जाएँ तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ का तरीका कैसा होगा, हम किस तरह से एग्ज़ाम दें। इन सारी चीज़ों का आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, बच्चों का ये रहेगा कि हम एग्ज़ाम क्यों देते हैं? तो इसका आंसर है कि एग्ज़ाम हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े और बहुत ही अच्छा करें। बस इसलिए हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। और एग्ज़ाम कैसा होता है, तो आप लोग बचपन में भी एग्ज़ाम दिए होंगे। बस उसी तरह से होता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ी तरह से अलग लेवल का होता है, जो हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका तीसरा जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और दिमाग में डाउट पैदा करने वाला कि क्या-क्या और कितना नंबर का पूछा जाएगा। देखिए फाइनली बिहार बोर्ड ने जो एग्ज़ाम जारी करता है वो कुल 5 सब्जेक्टों का जारी करता है, जिसमें से आपका साइंस हो गया। साइंस में आपका 3 ब्रांच जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। उसके बाद आपका जो सोशल साइंस में भी आपका 4 ब्रांच रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 ब्रांच रहता है। उसके बाद मैथ में सिर्फ आपका मैथ रहेगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये तो आपका, और उर्दू, ये आपका लैंग्वेज है। बट 10th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो नेसेसरी माना नहीं जाता है। एग्ज़ाम तो होता है बट उसका मार्क्स जो है वो जोड़ा नहीं जाता है। और हर एक जो सब्जेक्ट होता है वो 100 नंबर का पूछा जाता है। सिर्फ आपको सोशल साइंस और साइंस ही सिर्फ 80 नंबरों का पूछा जाता है, 80 अंक का पूछा जाता है, क्योंकि उसमें से साइंस में जो 2 अंक रहता है वो 20 अंक जो रहता है साइंस में, और सोशल साइंस में जो 20 अंक रहता है वो आपको स्कूल द्वारा दिया जाता है प्रैक्टिकल के द्वारा। जब आप प्रैक्टिकल कॉपी भरिएगा तो उसमें आपको दिया जाता है। ये एग्ज़ाम से पहले ही कॉलेज वाला, स्कूल वाला डिसाइड कर लेता है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है कि कितने विषय का एग्ज़ाम होता है और कितना नंबर का होता है। देखिए टोटल 6 विषयों का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें से 5 ही विषय कंपल्सरी माना जाता है। जैसे मैथ जो आपके 100 अंकों का होगा, उसके बाद इंग्लिश जो आपके 100 अंकों का होगा, उसके बाद साइंस जो आपके 80 अंकों का होगा टोटल, और 20 अंक आपको प्रैक्टिकल द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, वो भी आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम परीक्षा होगा, और 20 अंक जो है वो आपको प्रैक्टिकली स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स जो आपका 100 अंक का होगा, उसके बाद हिंदी जो आपका 100 अंक का होगा, उसके बाद संस्कृत जो आपका 100 अंक का होगा, और अगर कोई उर्दू बच्चा है तो उसका उर्दू जो कि 100 अंक का होगा। इसमें से 5 जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, हिंदी, साइंस, संस्कृत, उर्दू और सोशल साइंस, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, यही 5 सब्जेक्ट मतलब 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से दुगुना प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के अब तक के पैटर्न के अनुसार। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है बच्चों का कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कितना नंबर देता है, तो ये तो डिपेंड करता है कॉलेज वाला और स्कूल वाले पर कि वो कितना नंबर आपको देता है। वैसे 10वीं की परीक्षा में 2 ही प्रैक्टिकल कॉपी होता है, एक होता है साइंस का और एक होता है सोशल साइंस का, जिसे हम लोग हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपको 20 अंक जो है उसमें देने होते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो आपको 18 अंक, 19 अंक, या कुछ कुछ अच्छे टीचर जो होते हैं वो आपको 20 अंक दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस का, मतलब उसको हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं, तो उसमें भी 20 अंक स्कूल वाला देते हैं, लेकिन उसमें भी अगर
कोई अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे टीचर हैं, तो वो आपको 19 नंबर 20 नंबर दे देते हैं, अन्यथा किसी को 18 नंबर, किसी को 19 नंबर, इसी तरह से वो स्कूल वाला पर डिपेंड करता है कि वो शिक्षक कैसा है, उसके साथ आपका संबंध कैसा है। उसके बाद छठा प्रश्न जो अधिकतर बच्चों के दिमाग में आता है कि मैथ्स और सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से और कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो हर एक जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होता है, ये हम आपको पहले ही बता दिए। और जो साइंस होता है वो आपको एग्ज़ाम में 80 नंबर का पूछा जाता है, 80 अंक का। और सोशल साइंस भी आपको 80 अंक का पूछा जाता है। अगर हम लोग इसमें से गणित की बात करें तो गणित आपको टोटल 100 अंकों का पूछा जाता है, जिसमें से 100 आपका रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 100 रहता है आपका, जिसमें से आपको सिर्फ 50 ही बनाना है। अब 50 100 में से किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब आपका वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन है कि किस तरह से बिठाया जाएगा। अब बच्चों को एग्ज़ाम जो हॉल होगा, एग्ज़ाम सेंटर होगा, वो किस तरह से बिठाया जाएगा। तो फाइनली एक बेंच में 2 ही बच्चा को बिठाया जाता है, आज तक के अनुसार 2 ही बच्चे को एक बेंच में बिठाया जाता है। या अगर किसी हॉल में छोटा छोटा बेंच है तो एक बेंच में एक बच्चे को बिठाया जाता है, या फिर वो हॉल वाले डिसाइड करते हैं कि एक बेंच, अगर बेंच बड़ा है तो 3 बच्चे ही बिठा लेते हैं, अगर बेंच थोड़ा सा छोटा है तो 2 बच्चे बिठाते हैं, अगर बेंच बहुत छोटा है तो एक बेंच में एक बच्चे को बिठाते हैं और दूर दूर बिठाते हैं। उसके बाद उसके आगे वाला जो सवाल है बच्चों के मन में जो चलता है कि एक बेंच में कितना स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो वही हमने इसका भी प्रश्न आपको दे दिया कि एक बेंच में, वो बेंच के अनुसार और एग्ज़ाम सेंटर हॉल के अनुसार डिसाइड किया जाता है, वहाँ के टीचर्स। उसके बाद जो है रोल नंबर कैसे पता करें और किस रूम में मेरा रोल नंबर है, हम कैसे जानें। जैसे एडमिट कार्ड में तो आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, जिसमें आपको पता रहेगा कि मेरा रोल नंबर इतना है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको कैसे पता करना है कि मेरा रोल नंबर इतना है और इस रूम में, और इस रूम का इस बेंच में है। तो उसके बाहर जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर एक चार्ट दिया हुआ रहता है और उस चार्ट में आपको सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है कि एग्ज़ाम रोल नंबर इतना से लेकर के इतना तक रूम नंबर 5 4 3 2 1 इसमें बैठेगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम बता रहे हैं कि अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका रोल नंबर है 26 लाख कुछ, तो 26 लाख अगर आपका रोल नंबर 5 है तो पहला रहेगा 26 लाख 1 से लेकर के 26 लाख 20 तक। मतलब अगर आप 5 में हैं तो और रूम नंबर वो अगर 4 रहेगा तो समझ जाइएगा कि रूम नंबर 4 26 लाख 1 से लेकर के 5 के बीच मेरा है, रूम नंबर 4 में है। अब रूम नंबर 4 में जैसे ही इंटर कीजिएगा, तो रूम नंबर 4 में इंटर करने के बाद आपको बेंच में देखना कि आपका रोल नंबर कहाँ है, फाइनली वहीं बैठ जाना है, आपका रोल नंबर वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि क्या एक दूसरे को देखकर लिख सकते हैं, क्या एक दूसरे की नकल कर सकते हैं। अगर हमारे पास में जो बैठा हुआ विद्यार्थी है, क्या उसका हम देख करके लिख सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम इसका परीक्षा इसका इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी का भी देख करके चीट करके लिख सकें, ठीक है। लेकिन हाँ, वहाँ के टीचर्सों पर भी निर्भर करता है। अगर वहाँ के टीचर सख्त है, ईमानदार है, तो आपको चीटिंग करने नहीं देगा या आपको खराबी कर सकता है, आपका समय बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप किसी का भी कुछ चीट ना करें, अपने से आपको जो आता है अपने से ही आप उत्तर देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों के मन में उठता है कि क्या हमारे स्कूल के बच्चे हमारे साथ बैठकर बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो ये निर्भर करता है आपके रोल नंबर पर। जैसे अगर आपका रोल नंबर है 25 लाख 26 लाख 1, तो अगर आपके किसी साथी का रोल नंबर है 26 लाख 2 या 26 लाख 3, तो वो आपके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर के हिसाब से ही वहाँ पर जो बेंच है वो बेंच में बच्चों को बिठाया जाता है। क्योंकि रोल नंबर 26 लाख 1 के बाद 26 लाख 2 को बिठाएगा। 26 लाख अगर 150 किसी का रोल नंबर है तो 26 लाख 150 के बाद 26 लाख 151 में जो है वो उसको बिठाया जाएगा। अब वो रोल नंबर आपके अगर स्कूल वाला किसी की
कोई है तो उससे आप बातचीत कर सकते हैं बढ़िया से। या अगर आपका रोल नंबर जो है मान लीजिए 26,01,50 है, उसके बाद 26,01,48 या 49 या 51 अगर आपके आसपास नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो नए बच्चे आएंगे और नए बच्चे को तो आप लोग जानते हैं नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि कॉपी कैसा होता है, किस तरह से लिखना होता है। कॉपी कैसा होता है बोर्ड एग्जाम का, जैसे ये हमारा इस तरह का पेज है, ठीक है। तो हम जो है बचपन से वो इस तरह का पेज में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जो रहता है वो इस तरह का पेज रहता है, लैंड शेप में पेज रहता है। आपको इस शेप में पेज नहीं रहता, इस शेप में, और इस शेप में ही आपको लिखना पड़ता है। यहाँ से जैसे ये हमारा एक बॉर्डर है और यहाँ पर भी एक बॉर्डर है, तो यहाँ बिहार बोर्ड का लोगो रहता है। हम इस वीडियो की स्क्रीन में लगा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का कॉपी रहता है। उसके बाद एग्जाम का समय सीमा क्या होता है और कौन कौन से विषय में कितना समय परीक्षा में देता है। देखिए, जो 100 नंबर का प्रश्न होता है उसमें आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। और बाकी जो साइंस और सामाजिक विज्ञान, मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा उसमें आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि वो आपको 80 अंक का पूछता है, इसीलिए 2 ही घंटा और 45 मिनट दिया जाता है। लेकिन आपको जो 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। बहुत सारे बच्चे के डाउट में दिमाग में रहते हैं कि अगर हम कोचिंग में कोई एग्ज़ाम देते हैं, पहले बना लेते हैं तो क्या पहले जमा कर सकते हैं, वहाँ ऐसा सिस्टम होता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर पहले बना लिए हैं तो फिर से उसको चेकआउट करें, बार बार कॉपी को पलट करके देखें कि कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर दिए, किसी क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं कर दिए, कोई क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं लिख दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन पहले आप जमा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई अलाउ नहीं है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर मेरा कोई एग्ज़ाम टाइम होने के बाद भी कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए तो क्या उसको बाद में हम बना सकते हैं वहाँ के टीचर से हेल्प लेकर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, टाइम सीमित रहता है और उसी सीमित टाइम में आपको सारा को कवर करना पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट गया तो बाद में बना सकते हैं? इसका भी हम आपको बता दिए कि बाद में आप नहीं बना सकते हैं, समय सीमित रहता है हर एक स्टूडेंट के लिए। और इससे अगला जो प्रश्न है उठता है कि क्या जैसे हम एग्ज़ाम में अपने घर में या कोचिंग में रफ़ के लिए पेज का यूज़ कर देते तो क्या वहाँ पर भी हमको रफ़ के लिए पेज का उपयोग करना होगा? तो इसके लिए बताए देते हैं। हाँ, देखिए, वो आपको अलग से तो कोई पेपर वगैरह रफ़ करने के लिए देंगे नहीं। पेपर जो कॉपी आपको दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए, उसके पीछे बहुत सारे पेपर रहते हैं जिसको आप कभी भी फिल पूरा करने नहीं पाइएगा। बहुत सारा पेज बच भी जाता है तो उसके पीछे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में रफ लिख सकते हैं, ROUGH, रफ लिख सकते हैं। रफ लिखने के बाद बड़ा सा उसके नीचे आप उसको किसी भी क्वेश्चन को रफ कर सकते हैं और अगर एग्जामिनर भी देखेगा तो वो भी पता चलेगा नहीं बच्चा यहाँ पर क्या किया है, रफ किया है। उसमें आपका कोई नंबर कटेगा नहीं, लेकिन कॉपी के पीछे करना है ये सब काम आपको। उसके बाद अगला सवाल जो स्टूडेंट के मन में उठता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या ले जाना चाहिए अथवा क्या नहीं ले जाना चाहिए। देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेना चाहिए। एग्ज़ाम में जो मैथ्स में जो सर्कल आते हैं, जो रचनाएं बनाने के लिए होते हैं, जो फिगर बनाने होते हैं साइंस के लिए, उसके लिए आप 1-2 प्रकार ले सकते हैं। उसके बाद पेंसिल का यूज कर सकते हैं। चित्र बनाने के लिए पेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेन का यूज़ करने के लिए कीजिएगा तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। इसीलिए किसी भी चित्र, चाहे वो आप मैथ का चित्र बनाएं या आप साइंस का चित्र बनाएं या आप सामाजिक विज्ञान से कोई सा भी चित्र बनाएं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चित्र बनाएं तो वो आप पेंसिल से ही बनाएं। उसके बाद दिमाग में बहुत सारे बच्चों का रहता है क्या हम एग्ज़ाम में चीट लेके जा सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
एग्ज़ाम में चीट आप नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में चीट लेके जाते हैं। बहुत सारा बच्चा अगर आपको रिकमेंड करेगा कि चीट लेके जाना, ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है, आप चीट अच्छे से कर सकते हैं। ये बच्चे भी आपको कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपका पूरा एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा, तो क्या फ़ायदा चीट लेकर जाने का। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि चीट नहीं लेके जाना है। आपको जितना याद है, जो आप पढ़े हैं, उसी से संतुष्ट रहिए आप, उसी को जाकर के एग्ज़ाम में आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैथ में एक बार ग्राफ गलत हो गया तो क्या दोबारा पेज मिल सकता है। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ का जो है क्लास 10 का मैथ का तीसरा चैप्टर से जो लिया जाता है, उसका ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता है। 2 समीकरण देता है और 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 2 समीकरण देता है और पूछा जाता है कि इन दोनों समीकरण को हल करके ग्राफ खींचे। और जो मैथ के लास्ट वाला पेज पर रहता है, कॉपी का लास्ट वाला पेज पर रहता है और एक ही ग्राफ आपको दिया जाता है, तो उसको कभी भी बाई मिस्टेक से भी आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको दोबारा कोई भी पेपर ऐसा देगा नहीं, क्योंकि वो एक ही पेपर बन करके आता है। तो इसीलिए उसको बढ़िया से ध्यान से और पेंसिल से ही बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव अधिक अगर बन जाए तो क्या करना चाहिए, या अगर कम बन जाए तब क्या करना चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर अधिक बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 बनाना है लेकिन 60 बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रथम आपका 50 का ही चेक होगा। पहला जहां से आप स्टार्ट किए वहां से लेकर के 50 तक ही चेक होगा। आगे आप क्या बनाए हैं नहीं बनाए हैं वो आपका चेक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर समय हो गया है और अगर आप कम बनाए हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपने पूरा 50 को फिल नहीं किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव की समय क्या होती है। क्या एग्जाम में रोल नंबर के हिसाब से ऐसा कुछ होता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटा तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए देगा। 1 घंटा समय देगा। आप 1 घंटा से पहले बना लीजिए आप, या 1 घंटा, लेकिन आपको देगा। 1 घंटा हो जाएगा तो आपसे पहला ऑब्जेक्टिव का जो OMR है वो आपसे ले लेगा। अब अगर आप 1 घंटा से पहले ही बना लिए तो आप उसको रख दीजिए, उसके बाद अपना सब्जेक्टिव प्रश्न को हल कीजिए। लेकिन अगर 1 घंटा से ज़्यादा हो गया तो वो आपको OMR शीट आपको उसको देना पड़ेगा, चाहे आप उसमें आप फिल किए हैं या अथवा नहीं किए हैं। तो ये सारी जानकारी कैसी लगी, और उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगा होगा ये वीडियो। पूरे एग्ज़ाम के बारे में हमने बता दिया। अगर कुछ भी छूटा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम आपको रिप्लाई देंगे। और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में और भी कोई डाउट चल रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत ही रिप्लाई देंगे। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उसको ही पता चल जाए कि एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे जाना होता है, कि वो भी कोई किसी प्रकार का कोई गलती ना करे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।